हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामपलिस क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो है संपूर्ण पेपर को हल करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें जो है ये 2020 का पेपर है और इसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न और उसके बाद में जो है लघुत्तरीय प्रश्न को यानी संपूर्ण पेपर को हल करने वाले। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो है आप सभी लोगों को पीडीएफ और इसका फ्री नोट्स प्राप्त हो जाएगा। तो इसके पहले का आप लोग पेपर नहीं देखे हैं तो जो है जाकर प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर 2020 का ये पेपर है और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। पूर्णांक आपका 50 नंबर का होता है और 2 घंटे का जो है समय मिलता है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न की संख्या जो है 15 होता है। और उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है ये 25 शब्दों में लिखना होता है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है 75 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है अनुच्छेद के बारे में जो कि अल्पसंख्यक वर्गों से के हितों के लिए जो है संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन कि आर्टिकल 45, आर्टिकल 29 एक या आर्टिकल 21 या आर्टिकल 17। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद जो है 29 एक जो है अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए जो है संबंधित है। उसके बाद में सेकंड नंबर में दिया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार को जो है जो भारत का संविधान है उसमें संशोधन द्वारा जो है कब बनाया गया था। तो 82वें संविधान संशोधन, 85वें संविधान संशोधन या 86वें संविधान संशोधन या 87वें संविधान संशोधन। तो इसको जो है 6वें संविधान संशोधन द्वारा जो है बनाया गया था। उसके बाद में 3 नंबर में दिया हुआ है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जो है जाना जाता है। बेसिक शिक्षा योजना के नाम से, सार्जेंट योजना के नाम से या हंटर कमीशन के नाम से, हांग समिति के नाम से, ठीक है। तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है, सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर दिया है कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में, दिल्ली में, वाराणसी में या प्रयागराज में। तो ये जो है प्रयागराज में स्थित है। उसके बाद में 5 नंबर में दिया हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये जो है कब लागू किया गया था। तो लागू की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि मार्च 2010, अप्रैल 2010 या जुलाई 2010 या मई 2010। तो इसको जो लागू किया गया था ये अप्रैल 2010 में जो है इसको लागू किया गया था। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में दिया हुआ है कि निम्न आयोग का सही क्रम बताइए, ठीक है। ये जो आयोग दिया है हंटर आयोग, राधा कृष्णम आयोग, बुडेट डिस्पैच आयोग, कोठारी आयोग, इसको जो है यहाँ पे कालक्रम के अनुसार से जो है सही क्रम जो है बताना है। यहाँ पे दिया है ऑप्शन आपका, ठीक है। तो इसका अगर हंटर आयोग की अगर हम बात करें तो हंटर आयोग जो है 1882 में जो है इसका डेट है। और उसके बाद में राधा कृष्णम आयोग 1949 है। और अगर वुड डिस्पैच की बात करें तो 1854 है। और उसके बाद में कोठारी आयोग जो है 1964 है। तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 1854 ये एक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 1854 है। उसके बाद में जो है 1882 है, ये सेकंड पे हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं 1949 ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो इस प्रकार से सी सी होगा, फिर ये होगा, यानी सी ये कहाँ पे है, ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, सी ए बी डी, यानी सी ये उसके बाद में 3 नंबर पे है बी और डी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आयोगों का जो है सही क्रम यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, यानी थर्ड सही होगा। 7 नंबर में दिया है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब इसको लागू किया गया था, यानी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, ठीक है। तो 11 सितंबर 2004 को लागू किया गया था, 1 सितंबर 2004, 29 सितंबर 2004, 14 सितंबर 2004। तो इसको अगर मिड डे मील की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया था, 1 सितंबर 2004 को जो है इसको लागू किया गया था। उसके बाद में दिया हुआ है 8 नंबर में दिया हुआ है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा जो है कब प्रारंभ की गई थी, 2004, 2005, 2006 या 2007।
तो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है ये 2004 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। 9 नंबर में दिया हुआ है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है, ठीक है। शिक्षा में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना और शिक्षा में बराबरी का पर बल देना, नए शैक्षिक प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से ये सभी जो है पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये उपयुक्त सभी सही हो गया। उसके बाद में 10 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रहा है कि अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। अध्यापक शिक्षा हेतु जो है नियामक संस्था कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीटीई है, एनसीईआरटी है, सीटीई है, तो एमएचआरओ है, ठीक है। तो इसका अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था जो होता है एनसीटीई होता है। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें इसके तो ये हो जाएगा नेशनल नेशनल काउंसिल नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। उसके बाद नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग ये होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन इस प्रकार से अध्यापक शिक्षा हेतु जो नियामक संस्था है ये एनसीटीई है। 11 नंबर की अगर हम बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है किस निबंध से संबंधित है। तो यहाँ पे सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और समाज और सभ्यता और मानव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभ्यता और प्रकृति होगा, ठीक है। उसके बाद में 12 नंबर की हम बात करते हैं। 12 नंबर में दिया है कि 1992 में गठित यशपाल समिति किससे जो है संबंधित है। स्कूली छात्रों के बोझ को जो है कम करने के लिए, या उच्च शिक्षा में जो है गुणवत्ता से, व्यवसायिक शिक्षा से, या तकनीकी शिक्षा से। तो ये जो है ये स्कूली शिक्षा में बिना बोझ की शिक्षा यानी बोझ को कम करने के लिए जो है इससे संबंधित है। 13 नंबर की अगर हम बात करें, 13 नंबर में दिया है कि छनाई का सिद्धांत यानी डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी इसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। तो विलियम वुड, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड मैकाले, या माइकल सेडलर, ठीक है। तो अगर ये छनाई का सिद्धांत की बात करें तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है ये प्रतिपादित किया गया था। उसके बाद में 14 नंबर में दिया है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी स्तुति पर की गई थी। कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति 1986, यशपाल समिति। तो ये जो है नई शिक्षा नीति 1986 के तहत किया गया था। इस समय जो है नई शिक्षा नीति जो है नेशनल एजुकेशन एनईपी 2020, ये इस समय नई शिक्षा नीति ये हो गया है, उस समय ये था, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना जो किया गया था नई शिक्षा नीति 1986 में किया गया था। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना जो है विद्यालय को छोड़कर चला जाता है तो यह क्या कहलाता है। यानी इस प्रकार से शब्दावली से आपके एग्जाम में जो है एक प्रश्न हमेशा बनता है। अवरोध हो गया, या पृथक्करण हो गया, अपव्यय हो गया, या विभाजन। तो इसे जो है अपव्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये 15 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो है बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद में हम लोग जो है अतिलक उत्तरीय प्रश्नों को जो है देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अतिलक उत्तरीय प्रश्न। इसमें दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के बारे में आप मतलब आप क्या जानते हैं। तो 51 का जो होता है ये भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद होता है जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जो है परिभाषित करता है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होता है, ठीक है, कि वह संविधान का पालन करे और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का जो है सम्मान करे। ये एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और देश की सेवा और संरक्षण के लिए जो है तत्पर रहे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधारवादी सोच को जो है प्रोत्साहित करें। इसको ये बताइए आप लोग कि किस भाग में इसको जो है शामिल किया गया है, ठीक है। ये जो मौलिक कर्तव्य है इसको किस भाग में शामिल किया गया है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। 17 नंबर में दिया हुआ है कि वुड का घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे। जो वुड का घोषणा पत्र आया था 1854 ईस्वी में, इसके उद्देश्य क्या थे। तो 1854 में जो है सर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों का जो है प्रस्ताव करता है। इससे अगर प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो इसमें जो है प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का जो है विस्तार करना था, और अंग्रेजी अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं दोनों के माध्यम से जो है शिक्षा देना।
विश्वविद्यालयों की स्थापना करना और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जो है विकास करना। ये वुड के घोषणा पत्र के मुख्य उद्देश्य थे। उसके बाद में हंटर आयोग के 2 प्रमुख कार्यों को लिखना है यहाँ पे। तो हंटर आयोग जो है 1882 में गठित की गई थी। इसके मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करना और उसमें जो है सुधार के लिए जो है सुझाव देना, ये इसका मुख्य कार्य था। और उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जो है जोर देना और इसे अधिक सुलभ बनाना। ठीक है। 19 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो एनसीईआरटी है, यूजीसी है और एनसीटी है। फुल फॉर्म की बात करें यहाँ पे एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। यहाँ पे शिक्षा में अनुसंधान पाठ्यक्रम विकास और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए ये हिंदी में दिया है। यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उच्च शिक्षा संस्थानों की मान्यता और अनुदान देने के लिए ये यूजीसी की स्थापना की गई। उसके बाद में है एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी शिक्षक की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखने के लिए जो है इसको लाया गया था। ठीक है। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये अभिकरण है, संस्थान है। 20 नंबर में दिया हुआ है कि शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है। शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक जो संसाधन होते हैं उसकी केंद्रों की क्या भूमिका है। तो ब्लॉक संसाधन यानी बीआरसी शैक्षिक उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी भूमिका के बारे में बात करें तो शिक्षक प्रशिक्षण और उन्नयन और विद्यालयों का जो है नियमित निरीक्षण करना और सहायता प्रदान करना, शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन में मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता जो है प्रदान करना। 21 नंबर में दिया हुआ है कि लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए थे। जो लॉर्ड कर्जन था ये प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में जो है क्या क्या सुधार किए थे इसको लिखना है। तो लॉर्ड कर्जन ने 1904 में जो है शिक्षा नीति में सुधार किया था। उनके सुधार की अगर बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है एक वेतन निरीक्षण प्रणाली की स्थापना किया था और उसके बाद में अधिक विद्यालयों का निर्माण किया था और शिक्षकों की प्रशिक्षण व्यवस्था यानी ट्रेनिंग की व्यवस्था ये भी किया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और उसके बाद में शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन की को सुदृढ़ बनाना। उसके बाद में है प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसी को कहते हैं पीओएफ, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के मुख्य लक्ष्य की अगर बात करें तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन के मुख्य लक्ष्य हैं। कौन कौन से शिक्षा का जो है सार्वभौमिकरण करना और महिला शिक्षा और अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा का जो है विस्तार करना और उसके बाद में शिक्षा की गुणवत्ता में जो है सुधार करना। ठीक है। अब यहाँ पे 23 नंबर में दिया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना था यह क्या है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना के अगर उद्देश्य की बात करें तो सभी प्राथमिक विद्यालयों की जो जो बुनियादी शैक्षिक सुविधाएं होती हैं उसको उपलब्ध कराना। जैसे एक अस्थायी ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करना और शैक्षिक सामग्री और शैक्षिक उपकरण की व्यवस्था करना और एक प्रशिक्षित जो है शिक्षक की व्यवस्था करना। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का ये मुख्य उद्देश्य था। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर बच्चों को स्कूल भेजने से पहले इस प्रकार इसको तैयार करना, यानी स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का उद्देश्य बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा के लिए तैयार करना होता है। ठीक है। यानी स्कूल जाने से पहले उसको इस प्रकार से वातावरण में जो है शिक्षा यानी कुछ मानसिक और शारीरिक के साथ साथ जो है सामाजिक रूप से इस प्रकार से ढालना कि वह अगर स्कूल में जाए तो उसके अनुरूप जो है उसको समझ में आए जो कुछ स्कूल में बताया जाए। तो स्कूल के वातावरण में ढालने के लिए जो है तैयार किया जाता है। 25 नंबर में दिया है कि शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य था। तो शिक्षा को जो है संविधान की समवर्ती सूची में रखने के उद्देश्य यह था कि इस पर जो है केंद्र के साथ साथ जो है राज्य सरकार दोनों मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर सके और इसके लिए विकास के लिए कार्य कर सके। ठीक है। इससे शिक्षा नीति और प्रबंधन में जो है तालमेल सुनिश्चित किया जा सके, इसीलिए जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में जो है इसको रखा गया था कि इस पर कानून जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है बना सके। ठीक है। जिससे शिक्षा व्यवस्था जो है ठीक प्रकार से हो जाए भारत में। यहाँ पे दिया है 26 नंबर में कि स्कूल चलो अभियान जो है इसको कब प्रारंभ किया गया था। तो स्कूल चलो अभियान जो है 2001 में सर्व शिक्षा अभियान का एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान का यह एक पार्ट है। ठीक है। उसी के तहत जो है इसको शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य क्या था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है स्कूल में दाखिला दिलाना और जो ड्रॉप आउट दर है इसको जो है कम करना। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या होता है? 27 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना यानी नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट एनसीएलपी, ये 2019 में भी आया हुआ। 1988 में इसको शुरू किया गया था और इसके उद्देश्य की बात करें तो बाल मजदूरी को जो है समाप्त करना था और बाल श्रमिकों को जो है शिक्षित करने के लिए विशेष विद्यालयों की जो है स्थापना करना था। तो ये राष्ट्रीय बाल परियोजना, बाल श्रम परियोजना का जो है यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय बाल बाल श्रम परियोजना के बारे में। उसके बाद में 28 नंबर में दिया है कि सीटीई किस स्तर के शिक्षकों को जो है तैयार करता है। तो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन ये माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को जो है प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने के लिए जो है कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि शिक्षा को जो है सुदृढ़ करना और शिक्षकों को जो है बेहतर शिक्षण विधियों यानी टीचिंग मेथड में जो है प्रशिक्षित करना, नए नए जो शिक्षण विधियां आती हैं। उसके बाद में 29 नंबर में दिया है कि मिड डे मील योजना को जो है स्पष्ट कीजिए क्या था। यानी मिड डे मील योजना की अगर बात करें 1995 में इसको शुरू किया गया था और इसकी उद्देश्य की बात करें तो इसको प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को जो है दोपहर में भोजन प्रदान करना था। इसका उद्देश्य था कि कुपोषण जो होता है उसको जो है कम करना और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति और नामांकन दर को जो है बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य होता था। 30 नंबर में दिया है कि बिना बोझ की शिक्षा, ठीक है, यशपाल कमेटी, बिना बोझ की शिक्षा में कितने प्रकार की बोझ बच्चों में होने की बात कही गई है। तो यहाँ पे लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से जाना जाता है इसे, बिना बोझ की शिक्षा, ठीक है। रिपोर्ट में 3 प्रकार के बोझ का उल्लेख किया गया है, जैसे शारीरिक बोझ, मानसिक बोझ और सामाजिक बोझ। शारीरिक बोझ की बात करें तो भारी किताबें जो होती है और होमवर्क होता है। मानसिक बोझ के अंतर्गत अगर देखें तो अत्यधिक के जो पाठ्यक्रम होता है और जटिल परीक्षाएं होती हैं। सामाजिक बोध में जैसे परीक्षा हो गया और अंकों का दबाव, ये सामाजिक बोध होता है। अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। अब लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा जो है बिल्कुल समाप्त हो चुका है। यहाँ पे 31 नंबर में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एनएलएम पर संक्षिप्त जो है टिप्पणी लिखना है, ठीक है। ये 75 वर्ड में लिखना है, लेकिन ये जो आंसर है आपका ये 100 वर्ड में है, ठीक है, 100 शब्दों में दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात करें, नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना किया गया था और इसका उद्देश्य था कि देश में जो वयस्क साक्षरता दर को जो है किस प्रकार से बढ़ाया जाए। विशेष रूप से 15 से 35 वर्ग के आयु वर्ग के जो लोगों को साक्षर बनाना था इसका मुख्य उद्देश्य। और इस मिशन के तहत जो है समग्र साक्षरता अभियान और पोस्ट लिटरेसी कार्यक्रमों का जो है संचालन किया गया, जिससे लाखों लोगों को जो है साक्षर बनाया गया, ठीक है। 32 नंबर में दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में क्या समस्याएं हैं बताइए, ठीक है, यानी इसको लागू करने में क्या समस्याएं हैं इसको बताइए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 की अगर बात करें तो क्रियान्वयन में प्रमुख क्या क्या समस्याएं हैं इसको देखिए। तो स्कूलों में जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, सुविधाओं की कमी, जैसे हो गया शौचालय, पीने का पानी और कक्षाएं हो गए। उसके बाद में शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या, पर्याप्त संख्या जो नहीं रहती है, ठीक है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, यानी जो प्रशिक्षक यानी ट्रेनिंग के द्वारा जो शिक्षक आते हैं इसकी भी कमी है। और उसके बाद में ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जो है स्कूलों की अनुपलब्धता। 4 नंबर में दिया है कि बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में जो है सुधार की आवश्यकता है। तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में समस्याएं बताइए, ठीक है, किस समस्याओं को जो है दूर करने के लिए इसको लागू किया गया था। उसके बाद में यहाँ पे दिया है 33 नंबर में दिया है कि वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं। जो वंचित वर्ग, तो वंचित वर्ग से मतलब होता है कि तात्पर्य उन सामाजिक, आर्थिक और जातीय समूहों से होता है जिन्हें समाज में जो है पर्याप्त संसाधन और अवसर जो है प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसमें जैसे अगर बात करें तो अनुसूचित जात हो गया, अनुसूचित जनजात हो गया और अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं और गरीब गरीब तबके के जो है लोगों को शामिल किया जाता है, जिनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उन्नति जो है पहुंच सीमित नहीं होती है। उसके बाद में 34 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्यालय प्रबंधन समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जो एसएमसी होता है, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति, इसे कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी। स्कूलों के प्रबंधन और
प्रशासनिक गतिविधियों को जो है संचालित करने के लिए इसको बनाया गया था, एक समिति है। इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो स्कूल के संसाधनों को बेहतर बेहतर उपयोगी सुनिश्चित करना और शैक्षिक गुणवत्ता में जो है सुधार करना। यह समुदाय, अभिभावक और शिक्षकों के बीच में जो है समन्वय, इसमें कौन कौन से आते हैं एसएमसी में? समुदाय आता है और उसके बाद में अभिभावक आते हैं और शिक्षक आते हैं, ठीक है। 35 नंबर में दिया है कि प्राथमिक शिक्षा हेतु शिमला सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किए गए थे। जो शिमला सम्मेलन हुआ था ये 1901 में, इस पे जो है क्या विचार किए गए थे, किस पे? प्राथमिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो 1901 में जो है शिमला में आयोजित प्राथमिक शिक्षा सम्मेलन में भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और इसके सुधार के लिए जो है विभिन्न विचार प्रकट किए गए थे। इसमें विशेष रूप से अगर हम देखें तो किन बिंदुओं पर जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा को जो है अधिक सुलभ और अनिवार्य बनाना था, और उसके बाद में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्कूलों का जो है विस्तार करना। जो ग्रामीण और पिछड़ा क्षेत्र है उसमें स्कूलों का विस्तार करना, और उसके बाद में प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण और मानकों में जो है सुधार करना, ठीक है। तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा है तो जो है शिमला सम्मेलन जो हुआ था उसमें प्राथमिक शिक्षा है तो जो विचार प्रकट किए गए थे उसको हमने देखा। उसके बाद में 36 नंबर में दिया हुआ है कि शिक्षक शिक्षा में जिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट, ठीक है, की भूमिका लिखिए। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। यहाँ पे शिक्षक की अगर भूमिका निभाते हैं, इनकी मुख्य भूमिकाओं की बात करें तो प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण और उन्नयन करना और शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार को जो है बढ़ावा देना, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। और विभिन्न शैक्षिक योजनाएं जो होती है और कार्यक्रम होता है, इसका कार्यान्वयन यानी इसको जो है संचालित करने में सहायता प्रदान करना। 37 नंबर में दिया है कि बाल अधिकार से क्या समझते हैं। जो बालक का अधिकार होता है उससे आप क्या समझते हैं, इसको स्पष्ट करना है। तो बाल अधिकार हुए मौलिक अधिकार होते हैं जो प्रत्येक बच्चों को जो है प्राप्त होता है ताकि वह सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जी सके। इसमें शामिल की बात करें तो शिक्षा का अधिकार हो गया जैसे, और स्वस्थ हो गया, और पोषण का अधिकार हो गया, ये बालक का अधिकार होता है। और शोषण, बाल श्रम हो गया, हिंसा से जो है सुरक्षा का अधिकार, और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार, ठीक है, कोई भी है अपना विचार व्यक्त कर सकता है, और विकास और देखभाल का अधिकार, इनको जो है बाल अधिकार के अंतर्गत ये सभी आते हैं। 38 नंबर में दिया है कि भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान क्या था। जो लॉर्ड कर्जन था इसका भारतीय शिक्षा में योगदान की अगर बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए थे जो है उसमें इनका योगदान क्या था, इसको देखते हैं। इसका योगदान की अगर बात करें तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन, जिसने भारतीय विश्वविद्यालय के लिए नियम और विनियम जो है बनाए थे। उसके बाद में प्राथमिक शिक्षा में जो है सुधार, विशेष रूप से जो है शिक्षकों के प्रशिक्षण यानी जो टीचर ट्रेनिंग होता है, और स्कूलों के निरीक्षण में जो है सुधार किए थे। उसके बाद में शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन में सुधार करना, और शैक्षिक बजट को जो है जो शिक्षा में बजट खर्चा होता है उसको जो है बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद में 39 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे स्वतंत्रता पश्चात की किन्हीं दो शिक्षा आयोग का संक्षिप्त परिचय दीजिए। स्वतंत्र यानी स्वतंत्रता के बाद जो है 1947 के बाद जो शिक्षा आयोग का संक्षिप्त कोई दो शिक्षा आयोग की बात कर रहा है। तो राधा कृष्णम आयोग की अगर हम बात कर लें तो 1948-49। इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में जो है उच्च शिक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना था, और इस आयोग ने विश्वविद्यालय में सुधार के लिए जो है कई सिफारिशें की थी, और उच्च शिक्षा को जो है स्वतंत्रता, अनुसंधान और नवाचार से जोड़ने के लिए जो है राधा कृष्णम आयोग सलाह दिया था। उसके बाद में सेकंड की बात करते हैं तो कोठारी आयोग 1964-66। यह आयोग जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली में समग्र विकास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समग्र विकास के लिए जो है गठित किया गया था। और इसमें शिक्षा के सार्वभौमिकरण, तकनीकी शिक्षा के विकास और विज्ञान आधारित शिक्षा प्रणाली को जो है तकनीकी शिक्षा के साथ साथ जो है विज्ञान आधारित जो है शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने पर बल दिया था। ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षकों के अकादमिक समर्थन में डाइट की क्या भूमिका होती है। तो अगर इसकी भूमिका की अगर बात करें तो नियमित शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन करना, और शिक्षण विधियां जो टीचिंग मेथड होती है तकनीकों में जो है नवाचार को प्रोत्साहित करना, और शैक्षिक सामग्री का विकास और उपलब्धता सुनिश्चित करना।
शिक्षकों को जो है शैक्षिक योजनाओं में सफल कार्यान्वयन में मार्गदर्शन करना और इनकी जो है सहायता करना। तो इस प्रकार से ये 2020 का पेपर जो है आपका कंप्लीट हो गया है, पेपर 2। ठीक है। इसके पहले का आप लोग पेपर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है आप लोग देख सकते हैं पेपर 2020 के अलावा भी, और अलग सब्जेक्ट का भी पेपर आप लोग देख सकते हैं। इसका अगर पीडीएफ आप लोग प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ इसका प्राप्त हो जाएगा आराम से। ठीक है, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और किसी प्रकार की समस्या हो रही है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है कल के वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर राजन सीरीज आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो जो है चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।